Yes. Okay. So in last lecture, we already started with the thermal expansion, and we already seen about the coefficient of linear expansion, thermal coefficient of aerial expansion or superficial expansion it is called. And also we have seen the coefficient of cubical expansion. And we also have seen the relationship between all these three, alpha, beta, and gamma. And we have understood that beta is actually double of alpha. And we already proved that beta is equal to 2 times of alpha, and gamma is actually 3 times of alpha. And hence we can just also derive the relationship between beta and gamma also using the relationship. So this is the relationship, that is alpha is equal to beta upon 2, that is equal to gamma upon 3. ये इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं, तीनों के बीच में का जो रिलेशनशिप है तो वो इस तरह से हम लिख सकते हैं, अल्फा which is half of beta, and that is actually 1/3 of gamma also. So any one of these coefficients are known, we can immediately find out the coefficient, other two coefficients, remaining two coefficients accordingly. So this is all about the thermal expansion. But in today's lecture, we have to discuss about a small concept about liquid, expansion of liquids. So let us go further. Yes, I hope you can see the board. Okay, so basically ये हमने last time ये example हमने देखा था, तो इसमें हमने देखा कि how can we can find out the volume at high temperature using the volume at low temperature. Okay, so let us start about the liquids. Yes, so जहाँ तक liquid का सवाल है, तो liquid भी जब हम उसको हीट करते हैं तो उसकी वजह से वो एक्सपांड होता है, नो डाउट. लेकिन अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि लिक्विड हैज टू बी पुट इन सम कंटेनर, राइट. लिक्विड को हमको किसी न किसी कंटेनर के अंदर ही रखना पड़ता है. एब्सोल्युटली बिना कंटेनर के हम लिक्विड नहीं कंसिडर कर सकते हैं. लिक्विड को अगर हमको कंसिडर करना है तो इट विल हैव टू बी कंसिडर्ड इनटू द कंटेनर ओनली, बिकॉज ये लिक्विड को वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होता है, नो डाउट, लेकिन उसका खुद का कोई शेप नहीं होता है. एंड बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड टू फ्लो, ठीक है, कोई लिक्विड का जो प्रॉपर्टी है फ्लो होने का प्रॉपर्टी होता है उसके अंदर, जिसकी वजह से लिक्विड को हीट करने के लिए हमको पहले कंटेनर को ही हीट करना पड़ेगा. इमेजिन करो, इसको समझो अच्छी तरह से. सपोज दिस लिक्विड इज प्रेजेंट इन दिस कंटेनर. ओके, यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर कुछ लिक्विड प्रेजेंट है. मान लो उसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम है तो उसको हम बोल देंगे V0. ओके, एट 0 डिग्री सेल्सियस ऑब्वियसली, सपोज. ठीक है, तो V0 इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन दिस कंटेनर एट 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. यस, इफ यू जस्ट स्टार्ट हीटिंग दिस, तो इस लिक्विड को अगर हमको हीट करना है तो लिक्विड को हीट करने से पहले हमको कंटेनर को हीट करना पड़ेगा. ये सब एग्री करते हो? इफ यू एग्री विद दिस देन जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स एग्री करके. ओके, चलो ठीक है. तो अभी इसका मतलब अगर हमको लिक्विड को हीट पहुंचाना है तो पहले कंटेनर को हीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही लिक्विड हीट हो पाएगा. तो इसका मतलब अगर हम इस कंटेनर को अगर हीट देंगे तो क्या वो कंटेनर भी तो एक्सपांड होगा? जरूर, बिल्कुल, कंटेनर भी पहले एक्सपांड होगा. तो दैट मीन्स द कंटेनर विल ऑल्सो एक्सपांड. दैट मीन्स इट्स वॉल्यूम, एम्प्टी वॉल्यूम विल जस्ट इंक्रीज स्लाइटली इन दिस वे. अगर हम सपोज कहते हैं ये कंटेनर जो है वो इस तरह से एक्सपांड हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट द लिक्विड लेवल विल जस्ट फॉल डाउन स्लाइटली. तो ये जो लिक्विड लेवल है यहाँ पे थोड़ा नीचे गिर जाएगा. ठीक है, इट विल जस्ट स्लाइटली फॉल डाउन, and then liquid just start heating and just start expanding, and then the liquid level will come again at the same point here, maybe same point or maybe
more than that or maybe less than that. एक दूसरे एग्जांपल को यूज करके हम ये एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा और ज्यादा तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं. देखो, suppose we have a container which is in the form of a flask like this. ये तुमने देखा होगा कई बार केमिस्ट्री लैबोरेटरी के अंदर. ओके, तो ये ग्लास का बना हुआ या कोई भी मेटल कंटेनर का बना हुआ जो है वो इस तरह का एक इस शेप का वो कंटेनर है. सपोज इट इज सपोज स्फेरिकल कंटेनर, इट्स हॉलो नो डाउट. तो अभी इसमें हमने लिक्विड भर के रखा है. ठीक है, लेट अस फिल द लिक्विड इन दिस कंटेनर अप टू द मार्क सपोज ए हियर. ओके, यहाँ पे ए मार्क तक हमने लिक्विड भर के रखा है, विच इज द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड. ओके, तो यहाँ पे ये मार्क हमने यहाँ पे लिक्विड भर के रखा है. इमेजिन द लिक्विड विच इज फिल्ड इन दिस कंटेनर हियर. If you want, we can just show this liquid contained in this container like this. Okay, this is the liquid. Yes. Now, just imagine the situation in which we'll just start heating this container. जैसे हम इस कंटेनर को हीटिंग चालू करते हैं तो क्या होगा, ये कंटेनर पहले एक्सपांड होगा. And as soon as this container expands slightly, the liquid level inside the container will just fall down up to suppose B here. तो यहाँ पे जो liquid level है वो यहाँ पे B तक नीचे आ जाता है suppose. ठीक है, B is the liquid level inside the container when container is heated, but liquid is not heated yet. अभी तक लिक्विड जो है वो पूरा हीट नहीं हुआ है और इसीलिए लिक्विड का जो लेवल है वो नीचे गिर गया, क्योंकि उतना ही लिक्विड अगर ज्यादा वॉल्यूम वाले कंटेनर के अंदर अगर डाल दिया जाता है तो जरूर वो नीचे चला जाएगा. ये समझ सकते हो ठीक से. अभी ये सोचो कि अगर हम इसको हीट देना कंटिन्यू करते हैं तो जैसे जैसे हम हीट दे रहे हैं वैसे वैसे लिक्विड भी तो बॉइल होगा. लिक्विड विल ऑल्सो गेट हीटेड अप एंड बिकॉज ऑफ दिस हीटिंग द लिक्विड विल ऑल्सो एक्सपांड. But now in this case, the liquid will expand and the level of liquid will just move upwards. Now we can just say we have three possibilities here. यहाँ पे तीन possibilities हमको मिलते हैं. मान लो कि ये liquid का जो level है तो वो यहाँ पे आ जाता है. After heating this liquid completely at the temperature delta T, the liquid level comes out to be at this point C here. Now A, B and C, these are the 3 points we can just say here. तो ए पे तो लिक्विड ऑलरेडी पहले ही था. ठीक है, फिर जब हमने कंटेनर को हीट किया तो उसकी वजह से लिक्विड लेवल जो है वो बी पे फॉल हो गया और उसके बाद जब हमने लिक्विड को हीट किया तो उसकी वजह से ये जो लेवल है लिक्विड का सी तक चला गया. अभी वैसे अगर देखा जाए तो पहले जो लिक्विड का जो वॉल्यूम था वो ए तक था, बराबर. अभी ए से अगर हम सी का एक्सपेंशन अगर मेजर करते हैं, ये अगर वॉल्यूम जो है वो अगर मेजर करते हैं तो वी कैन जस्ट कंसीडर दिस वॉल्यूम टू बी एक्चुअली एक्चुअल वॉल्यूम. ओके, लेकिन ये जो बी पे ये लिक्विड पहुंच गया और बी पे लिक्विड पहुंचने के बाद भी बी से सी तक चला गया, तो ये जो एक्सपेंशन है दिस विल बी एक्चुअली कॉल्ड एज द अपरेंट एक्सपेंशन. तो ये याद रखो ठीक से, देयर आर टू कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशन फॉर द लिक्विड, दैट इज वन इज द रियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, the second is called as the apparent coefficient of expansion. ये जो चीज है ये तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल देने से बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा. देखो, एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, जस्ट फोकस ऑन दैट क्वेश्चन. सपोज लिक्विड ऑफ वॉल्यूम 20 cc, okay, 20 cc is put in a container. ओके, एक कंटेनर. अभी ऑब्वियसली उस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो भी ऑब्वियसली 20 cc रहेगा एंड सपोज दैट द लिक्विड इज फुल इन दैट कंटेनर. ओके, मतलब लिक्विड ऑफ वॉल्यूम 20 cc इज पुट इन द कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 20 cc. ओके, एग्जैक्टली दैट मीन्स द लिक्विड व्हेन पुट इन द कंटेनर विल जस्ट बी लाइक दिस. तो समझो ये कंटेनर है
और ये लिक्विड हमने इसमें डाल दिया है, तो लिक्विड का वॉल्यूम भी 20 सीसी और कंटेनर का खुद का वॉल्यूम भी 20 सीसी, जिसकी वजह से ये लिक्विड जो है वो बिल्कुल फुल भर जाएगा इसमें। अगर थोड़ा भी एक बूंद भी अगर एक्स्ट्रा डाल दिया तो इट विल जस्ट ओवरफ्लो। Okay, so this is the situation here. Okay, now if we just start heating, obviously this is at 0 degree Celsius. Okay, ये सब 0 degree Celsius पे है, ठीक है। देखो अभी, if the coefficient of cubical expansion of liquid is suppose 1.2 into 10 raised to minus 5 per degree Celsius, obviously, and that of the container actually, मतलब that of the material of the container, मतलब जिस मटेरियल से कंटेनर बना हुआ है, तो उस मटेरियल का जो कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन है, तो वो भी हमको सपोज दे रखा है। इट इज सपोज गोइंग टू बी 2.0 into 10 raised to minus 5. Obviously it is also in per degree Celsius, no doubt. Okay, so अभी क्वेश्चन ये है कि फाइंड amount of what, sorry, amount just wait, it is not 2.0 into 10 raised to minus 5, but let us assume it as yes 1.0 into 10 raised to minus 5, okay, per degree Celsius. This is the coefficient of cubical expansion of material of the container. Okay, so find the amount of liquid that will overflow at suppose 80 degree Celsius temperature. Okay, तो देखो ठीक से, that is the question. अभी ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में खुद ही दिया हुआ है, उन्होंने ही दिया हुआ है कि द अमाउंट लिक्विड विल ओवरफ्लो, ठीक है। बट अभी इसमें क्वेश्चन में एक चेंज किया भी जा सकता है कि वो ये भी पूछ सकते हैं कि चेक वेदर द लिक्विड विल ओवरफ्लो और इट विल नॉट ओवरफ्लो, ये भी हमको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी सोचो 80 डिग्री सेल्सियस पे अगर हमने हीट कर दिया तो उस टेम्परेचर पे ये जो लिक्विड है वो ओवरफ्लो होगा या ओवरफ्लो नहीं होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा। हाउ कैन वी कॉन्फिडेंटली से दैट द लिक्विड विल ओवरफ्लो at 80 degree Celsius temperature? Why can we be confident? Can you put it in the chat box? What is the reason why the liquid will overflow at 80 degree Celsius? कौन बताएगा चैट बॉक्स के अंदर? Just read the question carefully. See, liquid of volume 20 cc is actually put it in the container whose volume is also the same, that is 20 cc at 0 degree Celsius. Okay. And if the coefficient of cubical expansion of liquid is already given, and the coefficient of cubical expansion of solid container, material of the container is also given to be 1.0 into 10 raised to minus 5 per degree Celsius, then the question here is that will the liquid overflow or not? And if yes, then why? Kashish is saying that if its volume is greater than 20 cc, yes, that is obviously, but how can we be sure that its volume will be greater than 20 cc or not? Parth, container also expands inwards. No, ये बात तो मैंने कल ही क्लियर किया था आपको, अगर आपको याद है
तो मैंने एक एग्जांपल दिया था, अच्छी तरह समझो, ये भी एक कंफ्यूजन का पॉइंट है, हाँ? याद रखो ठीक से, कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता भी है। देखो अगर मान लो कि एक मैंने कल एग्जांपल देके बताया था कि अगर एक सपोज स्क्वायर प्लेट है, ओके, और उसके अंदर अगर मैं इस तरह से होल ड्रिल करता हूँ, ठीक है, ये होल ड्रिल किया, ठीक है, अभी अगर इसको मैंने हीट किया और हीट करने के बाद अगर इसका साइज अगर मेजर किया, इस होल का साइज भी मेजर किया और इस कंटेनर का या इस स्क्वायर प्लेट का भी साइज अगर मेजर किया, तो मुझे क्या मिलेगा? तो हमने ये देखा था कि जब हम इसको हीट करते हैं तो ना सिर्फ इस साइज बढ़ता है, बल्कि इस ड्रिल किए हुए होल का भी साइज बढ़ता है। याद है ये बात सबको ठीक से? तो ड्रिल किया हुआ होल होल का जो साइज है वो भी बढ़ता है, ना कि घटता है। कंटेनर कभी भी अंदर की तरफ एक्सपांड नहीं होता, ये बिल्कुल दिमाग में फिट करो, ठीक है? इसके सिवाय फिर ये कंफ्यूजन से तुम दूर हटेंगे ही नहीं, फिर तो बहुत कंफ्यूजन होगा फिर उसकी वजह से। देखो ये बात बिल्कुल क्लियर कर लो कि ये इसका रीजन मैं बताता हूँ। देखो कि अगर मान लो कि ये जो ड्रिल किया हुआ होल जो है, तो वो होल अगर हमने अलग से निकाला, वो तो कर सकते हैं आराम से। देखो इफ सपोज वी टेक दिस होल आउट, ये समझो ये ड्रिल किया हुआ जो होल है वो मैंने यहाँ पे अलग लिया, ठीक है? पहले वो भरा हुआ था, अभी मैंने उसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है? और जो बाकी बचा हुआ जो कंटेनर है वो इट इज स्टिल देयर इन द इनसाइड। कैसे करें उसको, यू कैन अंडरस्टैंड। चलो ये पूरा पहले मैं भर देता हूँ इसको, ठीक है? ये पूरा कंटेनर भरा हुआ है और अभी इसके अंदर हमने एक होल ड्रिल किया। सो लेट अस ड्रिल अ होल। ये बन गया होल, ओके। अभी अभी देखो ठीक से, ये होल है और यहाँ पे इस होल के अंदर जो मटेरियल था वो अभी यहाँ पे है, ठीक है? दिस इज द मटेरियल ऑफ द होल। नाउ इफ वी जस्ट सपोज हीट दिस होल सेपरेटली, अंडरस्टैंड दिस करेक्टली, ओके? अगर इस होल को मैंने हीट किया सेपरेट लेके, अभी क्या ये होल एक्सपांड होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा? सीधी बात है, बिल्कुल एक्सपांड ही तो होगा कि नहीं? अगर ये होल को मैंने सेपरेट ले लिया है तो वो होल जरूर एक्सपांड होगा। तो अगर अभी वो एक्सपांड हो रहा है, तो अगर जब वो यहाँ पे था, इस कंटेनर के अंदर ही था, तब वो एक्सपांड ही होगा ना जरूर। तब से वो करेक्ट होगा, जरूर एक्सपांड होगा। इसलिए यहाँ पे होल जो है वो है, होल यहाँ पे हो या ना हो, मतलब इस होल के अंदर कंटेनर मटेरियल हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। होल इज ऑलवेज गोइंग टू एक्सपांड, नो डाउट। तो ये अच्छी तरह से हमको समझना है। ये पॉइंट क्लियर हो गया अभी ठीक से? Okay, whenever the container is heated, the container never expands inwards, but it always expands outwards. So the volume of empty space also expands. Okay, तो एक उसका जो empty space का जो volume होता है वो भी expand होता है। Yes, Atharva is saying right that on heating both the container and liquid, if the new volume of container is smaller than the new volume of liquid, then the in that case the remaining liquid will overflow। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल एकदम 100% करेक्ट है कि देखो अगर हम यहाँ पे हीट कर रहे हैं, बराबर, दोनों को हीट कर रहे हैं, इस कंटेनर को भी हीट कर रहे हैं और इस लिक्विड को भी हीट कर रहे हैं। अभी हीट करने के बाद जो लिक्विड का जो वॉल्यूम बनेगा, फाइनल वॉल्यूम, तो वो सपोज बनेगा वी वी एल, वी कैन से, ओके, वी एल। और यहाँ पे जो कंटेनर का जो वॉल्यूम बनेगा उसको हम बोल देंगे वी एस, सपोज हियर। अभी ये सीधी बात है कि अगर वी एस लेस देन वी एल है, तो इसका मतलब लिक्विड ज्यादा एक्सपांड हुआ और सॉलिड कम एक्सपांड हुआ। अभी इस केस में जरूर लिक्विड ओवरफ्लो होगा, ये बिल्कुल सीधी बात है, करेक्ट है कि नहीं? The liquid will overflow in this case only. We can just consider this as a case 1. Okay. Now, if you just consider the case 2 here, what is case 2? We can say if Vs is greater than Vl. इसका मतलब यह है कि solid will expand more and liquid will expand less. That means both are going to expand, no doubt. But अगर solid ज़्यादा expand होता है, तो it will create more empty space. And if liquid expands less, then liquid will just get fit into that space easily. And hence we can just say that the liquid will not overflow at all. Okay, तो यहाँ पे not overflow होगा ये case, ठीक है?
But the third case we can just consider the boundary case, we can say, which will be simply that if Vs is exactly equal to Vl, the final volume of liquid and final volume of solid, if they are same exactly, then even in that case also, still the liquid will not overflow and it will just remain at the top of the container. Okay, it will just remain just balanced, that it is just about to overflow. Okay, about to overflow hoga. Yes. Yes, that is the point part. You have put the correct point here. We can just see here in the numerical that, see here, ये जो एक coefficient of expansion है इस liquid का, वो actually ज्यादा है, और जबकि अगर से देखेंगे ठीक से, इस coefficient of expansion of the solid actually is going to be less than here, less here in this case. अभी coefficient of expansion होता ही क्या है? It is the rate of change of volume with respect to temperature per unit original volume already, obviously. अभी original volume तो same है, तो अगर rate of change of volume with respect to temperature ज्यादा है liquid का, तो liquid will obviously expand more. And since the rate of change of volume with respect to temperature is less for the solid will obviously expand less, and that's why, that is the basic reason why this liquid will overflow in this case. If we just consider this as gamma L, okay, इसको हम क्या बोलेंगे? Gamma L. Gamma मतलब coefficient of cubical expansion, and L stands for liquid. So gamma L is actually going to be 1.2 into 10 raised to minus 5 here. No doubt, uska unit same hi hai per degree Celsius. And at the same time here, if we just see gamma solid, gamma S we can just call it as. So gamma S is actually going to be 1.0 into 10 raised to minus 5. And that is also again per degree Celsius. Okay. So can't we see that gamma L is greater than gamma S in this case here? Since this gamma L is greater than gamma S, what can we conclude is the liquid will overflow. बिल्कुल, liquid overflow होने का एक ही reason है, यही बिल्कुल correct reason है कि इस liquid का coefficient of expansion, मतलब cubical coefficient of expansion जो है, वो actually solid के coefficient of expansion से ज्यादा होना, यही सबसे important reason है जिसकी वजह से ही liquid overflow होगा. जरूर. अभी हमको पूछा है कि लिक्विड कितना लिक्विड ओवरफ्लो होगा, तो अभी वो तो नेक्स्ट बात हो गई, आगे की बात हो गई. लेकिन पहले सबको मुझे एक कंफर्म करो कि हैव ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाई द लिक्विड विल ओवरफ्लो? लिक्विड ओवरफ्लो होने का रीजन सबको समझ में आया ठीक से? तो दैट मींस वी कैन जस्ट हैव दिस थ्री सिचुएशंस और थ्री केसेस स्टेटेड इन दिस वे. अभी नो डाउट ये Vs ग्रेटर देन लेस देन Vl होगा तो ओवरफ्लो होगा, Vs इज लेस ग्रेटर देन Vl होगा तो ओवरफ्लो नहीं होगा, वो तो हम समझ सकते हैं. बट दिस also will actually depend on whether gamma S is greater than less than gamma L or not. Okay, तो इसका दूसरा रीजन क्या है? Vs लेस देन Vl तभी होगा जब gamma S जो है लेस देन gamma L होगा. और ये जो है, ये जो केस हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सॉलिड का वॉल्यूम लिक्विड के वॉल्यूम से ज्यादा होना, ये कभी पॉसिबल है? तभी पॉसिबल है जब gamma S मतलब सॉलिड का कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन बड़ा होगा लिक्विड के कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन से. और ये थर्ड केस तो चलो ठीक है, वो तो gamma S इक्वल टू gamma L होने से भी हो जाएगा, नो डाउट. सो इन दिस वे वी कैन जस्ट गेट दैट these three cases can be just obtained in this way. तो फाइनल वॉल्यूम के बारे में हमको कंपेयर करना ही है, नो डाउट, लेकिन दैट विल डिपेंड एक्चुअली ऑन गामा वैल्यूज. रिमेंबर, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन के ऊपर ही वो डिपेंड करता है. And in this case, since this gamma L is greater than gamma S, that means we have this case here, sorry, this first case here, gamma S less than gamma L. That means gamma L is greater than gamma S. So we can just say that the liquid will overflow. तो चलो ठीक है, ये तो गारंटी हो गया, liquid will overflow, no doubt. But the how much liquid will overflow? तो उसके लिए हमको ये देखना होगा कि change in volume का फॉर्मूला क्या है. देखो यहाँ पे जो VT के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास? VT इज इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस गैमा इंटू T, ये फॉर्मूला है, करेक्ट है? और डेल्टा T एज वेल, नो डाउट. सो यू कैन जस्ट एक्सप्रेस इट एज VT इज इक्वल टू V0 प्लस, तो अभी यहाँ पे क्या है, V0 को ओपन कर देंगे ब्रैकेट में, तो इससे हमको ये मिल जाएगा गैमा इंटू V0 इंटू T, करेक्ट है?
and then we can just take this V naught in that side and get this as Vt minus V naught, which is going to be equal to gamma V naught into T, करेक्ट है? सो ये हमको फॉर्मूला मिलता है चेंज इन वॉल्यूम के लिए, याद रखो करेक्टली, ये फॉर्मूला अच्छी तरह से नोट डाउन करो, Vt minus V naught is equal to gamma V naught T. Okay, so if we just apply this formula for liquid, then what is can we can say that change in volume of liquid, what is going to be the change in volume of liquid? ये फॉर्मूला अप्लाई करो, देखो ये वाला जो फॉर्मूला दिख रहा है कि नहीं, इसको मैंने स्टार करके रखा है, ये वाला फॉर्मूला Vt माइनस वी नॉट का मतलब ही चेंज इन वॉल्यूम होता है, तो वो अगर हम लिक्विड के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो विल गेट दिस एज गैमा ऑफ लिक्विड, मतलब गैमा एल वी कैन से इनटू वी नॉट, which is same for both, and that is multiplied by temperature, change in temperature obviously. So if you just try to find it out, then you can just get that gamma L, where it is 1.2 into 10 raised to minus 5, okay, into what is V naught, it is 20 cc, and change in temperature is again 80 degrees Celsius, right? So after solving this, we can just come to know that this will be actually, देखो 1.2 into 1600 कितना बनता है, करो फटाफट, देखो 1600 मतलब 16 ही पकड़ लो उसको, और into 1.2 अगर हम करेंगे उसको, तो 12 6 72 and 7 carry and 12 1 12 plus 4 7 192, ओके 192, और पॉइंट जो है वो एक डिजिट पीछे, तो मतलब 19.2 बन जाएगा वो, और 16 के ऊपर 2 जीरो है, भूलो मत, ठीक है, तो उसकी वजह से वो 2 डिजिट्स पॉइंट आगे चला जाएगा और 1920 आ जाएगा, बट अगेन डोंट फॉरगेट दैट this is whole thing multiplied by 10 raised to minus 5 actually, right? So we can just get this as 0. Yes, 0192 cc, करेक्ट है? तो ये तो हमको चलो मिल गया, this is the volume of liquid, change in volume of liquid. Okay, if we just try to find out the change in volume of solid using the same formula, okay, सॉलिड का हमको चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, सेम फॉर्मूला यूज करना है, सिर्फ यहाँ पे क्या है ना कि गैमा एल के बदले हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, गैमा एस यूज करना पड़ेगा, बस बाकी कुछ नहीं, बाकी वी नॉट तो सेम ही है, तो एम्प्टी स्पेस का जो सॉलिड का वॉल्यूम था तो वो तो उतना ही रहेगा यहाँ पे भी, नो डाउट, और इसलिए यहाँ पे गैमा एस जो है तो वो हमको रखना पड़ेगा, जो कि 1.0 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 दिया हुआ है, एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 20 once again, and this is multiplied by 80 as it is, so that we can just have it as 1600 into 10 raised to minus 5. So what is this 1600 into 10 raised to minus 5? It makes point to be shifted 5 digits at the left side, so that we can get this as 0.0160 cc, okay? तो देखो ठीक से पॉइंट जो है वो 5 डिजिट हमने पीछे लेके जाए, yes, so 0.0160 cc मिल गया, yes. अभी as we can just see that this VL, this is change in volume of liquid, right? Delta VL we can say, and this is the change in volume of solid, that is delta VS we can say. So अभी इसमें देखो लिक्विड के अंदर वॉल्यूम में इतना चेंज होने जा रहा है, ओके, और वो भी ऑब्वियसली पॉजिटिव चेंज है जरूर, और सॉलिड के वॉल्यूम में इतना चेंज होने जा रहा है, तो ऑब्वियसली सीधी बात ये है कि जिसका वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा होगा वो ओवरफ्लो होगा, तो इसलिए लिक्विड का चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा है तो उसके कारण वो ओवरफ्लो होगा, और कितना लिक्विड ओवरफ्लो होगा तो वो भी हम निकाल सकते हैं आराम से, सो वी कैन जस्ट से दैट अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट इज गोइंग टू ओवरफ्लो. So it can be obtained just by subtracting this 0.0160 from this 0.0192. We can just do it by orally. So it comes out to be 0.0032 cc. That's it. So this is actually going to be the final volume of liquid which will overflow. That means 0.0032 cc इतना वॉल्यूम लिक्विड का ओवरफ्लो हो जाएगा, बिल्कुल. गेटिंग दिस? अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो जरूर पूछो, just put it in the chat box fast.
ओके, नो डाउट। चलो ठीक है। सो व्हाट इज द कंक्लूजन देन? इसका कंक्लूजन क्या हुआ? तो देखो, अगर सपोज ये डायग्राम हम फिर से ड्रॉ करते हैं, जो कि हमने अभी भी ड्रॉ किया था। ये सपोज कंटेनर है, यहाँ पे ए लेवल तक लिक्विड भर के रखा था हमने ऑलरेडी पहले, और उसके बाद फिर वो जो है बी लेवल तक पहले फॉल हो जाता है लिक्विड का लेवल, और उसके बाद फिर सी लेवल पे चला जाता है। तो इसमें बात ये है कि इफ gamma s gamma l is suppose greater than gamma s, then in that case the liquid will overflow means this point c will be above point a here. ओके, तो यहाँ पे ये जो लिक्विड का कोएफिशिएंट अगर ज्यादा है सॉलिड के कोएफिशिएंट से, तो उस केस में ये पॉइंट सी जो है वो ऊपर होगा जरूर। लेकिन अभी दूसरा डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। सपोज सेम डायग्राम है, यहाँ पे भी हमने लिक्विड को ए तक भर के रखा था, नो डाउट। यस, लिक्विड वाज फिल्ड विद द अप टू द पॉइंट ए हियर। ओके, ए मार्क तक उसको हमने भर के रखा था, ठीक है। और उसके बाद सॉलिड के एक्सपांड होने की वजह से तो ये लिक्विड जो है वो बी तक फॉल हो गया, यहाँ तक चला गया नीचे, ठीक है, यहाँ पे नीचे तक चला गया। लेकिन जब वो एक्सपांड हो गया तो उसके बाद सी जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि अभी भी वो उस इस लेवल तक नहीं जा पाएगा जिस लेवल पे वो पहले था, क्योंकि लिक्विड ऑलरेडी ज्यादा एक्सपांड हो चुका है। एंड दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन gamma l will be actually less than gamma s here, and this is the condition of not overflowing. Okay, so in this case the coefficient of expansion of the liquid, अभी लेकिन हमको ये प्रॉब्लम ये है अभी कि मेजरमेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हाउ विल यू मेजर? तो इसीलिए हम क्या करते हैं बताएगा कि ये जो लिक्विड का जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन है, ठीक है, माइनस सॉलिड का जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन है, तो उसको हम बोलते हैं apparent coefficient of expansion of liquid. ओके, तो इसको हम gamma dash बोल देंगे, gamma dash l, which is also called as the apparent coefficient of expansion of liquid, remember, which is equal to the difference of the coefficient of liquid minus coefficient of solid. तो अगर coefficient of liquid और solid को अगर हम subtract करेंगे तो उससे हमको ये apparent coefficient of liquid मिल जाएगा. It means that gamma L can actually be written as gamma S plus gamma L dash, मतलब apparent coefficient of expansion of liquid मिल जाएगा हमको। तो ये तीनों के बीच में रिलेशनशिप होगा, क्योंकि देखो अभी इसमें एक बात समझ सकते हो ठीक से कि gamma L can be defined as, क्योंकि gamma L कितना है, gamma L को हम क्या लिखेंगे, तो क्योंकि gamma L मतलब ही coefficient of expansion of liquid, which is going to be actually, देखो लिक्विड का कोएफिशिएंट कितना हुआ है, मतलब लिक्विड का एक्सपेंशन कितना हुआ है, बी से सी तक एक्सपेंशन हुआ है, बराबर की। तो पहले तो उसका वॉल्यूम जो है वो ए पे था, नो डाउट, लेकिन ये जो लिक्विड एक्सपांड होने के बाद, मतलब सॉलिड एक्सपांड होने के बाद वो बी पे चला गया है, तो इसलिए हमको एक्चुअली बी से मेजर करना होगा, तब जाके हमको रियल कोएफिशिएंट मिलेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे बी सी विल बी टेकन एज द चेंज इन वॉल्यूम which have to be divided by v naught, and that is multiplied by delta t here as usual, which is actually going to be equal to delta gamma s, where gamma s is nothing but the, अब देखो सॉलिड कितना एक्सपांड हुआ है, तो उसका जो वॉल्यूम चेंज है वो ए से बी तक का ही है सिर्फ, क्योंकि पहले लिक्विड ए पे था और सिर्फ सॉलिड जब हीट हुआ तो उसकी वजह से वो बी पे चला गया लेवल, तो इसलिए ए से बी तक ये हो गया सॉलिड का एक्सपेंशन, सॉलिड का चेंज इन वॉल्यूम, जिसको हम ए बी लिख देंगे यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ ए बी this way, and that is to be divided by v naught into delta t kept as it is, which is going to be actually equal to, sorry, plus gamma dash l. अभी gamma dash l मतलब क्या कि देखो इफेक्टिव इफेक्ट क्या हुआ कि पहले लिक्विड ए लेवल पे था और डायरेक्ट सी पे चला गया नहीं, तो इसलिए apparently the expansion of liquid is only from A to C. Actually it is from B to C, that is correct. But if we just forget about the expansion of solid, then we can just talk that, say that this liquid expands from A to C only.
That is actually called as the apparent expansion of liquid, which will be denoted by AC here. And hence we can just get this AC divided by V naught into delta T as it is to be this. And if we just cancel out this V naught into delta T from all these terms, then we can be able to get this BC simply equal to AB plus AC simply. तो ये हम यहाँ पे देख रहे हैं. इवन यहाँ पे डायग्राम में भी हमको वही दिखाई दे रहा है कि this BC is actually going to be AB plus AC, no doubt. But here remember that this BC is the actual change in volume of the liquid. Okay, AB is the change in volume of the solid only, and AC here is actually the change in volume of the liquid apparently. Okay, an apparent change in the volume of liquid. The same thing here can be talked about here, but in this case what will happen is the coefficient of apparent coefficient of expansion of liquid here will actually be negative. Why negative? Because obviously सीधी बात है, ये gamma L छोटा है और gamma S बड़ा है, तो सीधी बात है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो तो नेगेटिव होगा ही ना जरूर. तो इसीलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि apparent coefficient of expansion will be negative in this case for the liquid. So apparent expansion coefficient of expansion can be negative or it can also be positive, but remember the real coefficient of liquid is never negative, it's always positive. So this is all about the apparent coefficient of expansion. Yes. Let us move to the next topic in this chapter. That is about the concept of specific heat. Okay, देखो यहाँ पे the concept of specific heat you have to understand. What is a specific heat? One more thing. ठीक है, वो हम कर देखेंगे. तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है? Do you know what is the difference between heat and temperature? जो मैंने लास्ट टाइम भी मतलब फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड टेम्परेचर इज जस्ट द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस वी कैन से. तो स्पेसिफिक हीट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात समझो कि अगर हमारे पास 4 अलग अलग बॉडीज है तो हम ये जानते हैं कि किसी भी बॉडी को जब हम हीट देते हैं तो उससे उसका टेम्परेचर बढ़ता है. बिल्कुल ये सब जानते हैं, नो डाउट. लेकिन कितना हीट देने से कितना टेम्परेचर बढ़ता है उसमें अलग अलग वैरायटी है. अगर सपोज एक हमने यहाँ पे ले लिया कॉपर, सपोज एक अलग मटेरियल ले लिया पर इस तरफ सपोज है दूसरा एक कोई मटेरियल जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल वाटर और जस्ट टेक इट एज iron. Okay, and this third one is suppose water. Okay, ये अलग अलग मटेरियल्स हैं. ठीक है, अभी इसको अगर हम सपोज हीट देंगे तो या इसको अगर हीट देंगे तो क्या तीनों को हीट देने से क्या सेम डिग्री अमाउंट ऑफ डिग्री से टेम्परेचर बढ़ेगा क्या? चेक करो एक बार. इफ यू जस्ट गिव द सेम अमाउंट ऑफ हीट टू ऑल दीज 3 materials, then will the temperature rise will be same for all these 3 materials? Not at all, बिल्कुल नहीं. तो यहाँ पे हम जानते हैं कि कॉपर जो है उसको थोड़ा भी हीट अगर दे दो तो उसका टेम्परेचर फटाफट बढ़ने लगता है, राइट. बट आयरन को तो अगर थोड़ा ज्यादा उसमें दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसको भी अगर थोड़ा भी हीट दे दो तो भी उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है. बट चलो ठीक है थोड़ा सा कम हो सकता है. बट वाटर को अगर हम देखेंगे ठीक से तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट हमको देना पड़ता है तब जाके उसका थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ता है. तो दिस व्हाट डज इट डिपेंड अपॉन? ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? नो डाउट इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑल्सो. ठीक है ना, मास जो है कॉपर का मास हमने कितना लिया है. अगर कॉपर का कम मास लिया और आयरन का ज्यादा मास लिया तो सीधी बात है वो डिफरेंस तो होने वाला ही है. लेकिन अगर सपोज हम मास सेम रखते हैं, चलो सबका हमने 1 किलोग्राम रख दिया, 1 किलोग्राम iron, 1 किलोग्राम कॉपर ऑल्सो, एंड वेट के हिसाब से अगर देखेंगे तो 1 किलोग्राम वाटर भी हमने ले लिया. तीनों का 1 किलोग्राम ले लिया, मास इज द सेम. ओके,
बट अभी अभी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? क्या अभी अभी भी तीनों का चेंज इन टेम्परेचर सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? जरूर डिफरेंट रहेगा। और अभी हम देख सकते हैं कि इट विल डिपेंड ऑन द मटेरियल। ठीक है, जो मटेरियल, जिस मटेरियल से ये बने हुए हैं उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो इसमें हमको बोल सकते हैं कि कॉपर कॉपर ही है, इसलिए उसका उसको जब हम सेम हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर ज्यादा ही बढ़ता है। आयरन आयरन है, वो मटेरियल ही अलग है, इसलिए उसको हीट देने के बाद उसका जो टेम्परेचर है वो अलग अमाउंट से बढ़ेगा जरूर। एंड वाटर वाटर है, ठीक है, उसको उसका भी मटेरियल जो है वो मटेरियल ही उसका रीजन है। एक्चुअली उस मटेरियल का जो बनावट है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं, उसी की वजह से ये होता है कि वाटर रिक्वायर्स मोर अमाउंट ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या है कि इफ यू वांट टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ऑल दिस थ्री मटेरियल्स थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, इसका भी और इसका भी और वाटर का भी, अगर हमको टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से अगर बढ़ाना है तो उसके लिए जरूर कॉपर को कम अमाउंट ऑफ हीट लगेगा। ठीक है, लिस्ट अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिक्वायर्ड फॉर कॉपर, maybe that moderate amount of heat will be required for iron, or maybe that the maximum amount of heat will be required for water to increase its temperature through 1 degree Celsius. That means, see, change in temperature is same in all cases. Mass is also going to be same in all cases, but still the amount of heat required is different in different substances, just because their material is different. उनका material ही अलग है। तो उस मटेरियल की वजह से उस मटेरियल का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, तो उसको हमको मेजर करना है। तो वी कैन से दैट कॉपर हैज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हियर आयरन हैज समवॉट ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वी कैन से, एंड वाटर हैज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट वी कैन से। तो ये जो स्पेसिफिक हीट है, तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of unit mass of a substance through 1 degree Celsius. Remember, so we can just say that the specific heat, which is denoted by S, is going to be actually equal to the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a substance through 1 degree Celsius. तो मतलब जितना भी उसका चेंज इन टेम्परेचर होगा तो उससे हमको वहां पे डिवाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल। So this is the basic formula for specific heat. Remember, for example, if suppose there is a substance which requires almost 400 calories of heat to raise its temperature through 5 degrees Celsius, and suppose its mass is 8 kilogram. Okay, 8 किलोग्राम का उसका मास है और उसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए अगर 800 कैलोरी इतना हीट लगता है, तो how can we find out its specific heat then? Yes, its specific heat will be actually, अभी देखो स्पेसिफिक हीट कैसे निकालना है, क्योंकि 400 ऑफ किलो 400 कैलोरी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 8 किलोग्राम ऑफ बॉडी ना। तो 8 किलोग्राम को इतना लगता है, तो अगर हमने इसको 8 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दिया, देखो ठीक से, इफ यू जस्ट डिवाइड दिस इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, देन ईच पार्ट विल बी एक्चुअली 1 किलोग्राम, राइट। इसका 8th पार्ट जो है वो बनेगा 1 किलोग्राम। यस, अभी इस 1 किलोग्राम को कितना लगेगा कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमको इस 400 को हमको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा पहले, तब जाके हमको ये मिलेगा। दैट इज गोइंग टू बी एक्चुअली 400 डिवाइड बाय 8, मतलब कितना हो गया? 50 हो गया। 50 कैलोरी विल बी रिक्वायर्ड पर किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम को इतना हीट लगेगा, ठीक है। लेकिन वो भी कितना, 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए लग रहा है कि नहीं? तो 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए अगर इतना लगता है, तो फिर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए कितना लगेगा, तो वो हम निकाल सकते हैं वापस। So this 50 calorie per kilogram has to be divided by 5 once again, so that we can just get this as 10 only. So 10 calorie per kilogram degree Celsius will actually be the specific heat of this substance. That means we have to divide this 400 by not only 8, but we have to divide it by 5 also. And then only we are going to get the specific heat of that substance, which will be actually 5 directly. तो यहाँ पे ये 5 से डिवाइड करने की वजह से यहाँ पे वो डायरेक्ट 10 हमको मिल जाएगा। तो 10 कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस विल बी एक्चुअली द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट। Obviously, SI unit of this specific heat will be actually
कैलोरी, सॉरी, अभी एक बात याद रखो कि हीट के लिए, चलो ठीक है, यूनिट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। पहले ये समझ में आया ठीक से स्पेसिफिक हीट होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। स्पेसिफिक हीट से हमको क्या पता चलता है कि ये जो सब्सटेंस है उसका 1 किलोग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए 10 कैलोरी इतना हीट लगता है। तो अभी अगर इस सब्सटेंस का हमने अगर मान लो जिसका स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है S इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है सपोज, ठीक है, कैलोरी पर किलोग्राम एंड डिग्री सेल्सियस ये दिया हुआ है। तो अभी इस सब्सटेंस का अगर हमने 15 किलोग्राम लिया, देखो ठीक से 15 किलोग्राम, और उसका टेम्परेचर अगर हमको 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो उसके लिए कितना हीट लगेगा वो हम निकाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि इस सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट जो है वो 10 कैलोरी पर किलोग्राम के डिग्री सेल्सियस है। तो इसका मतलब उसका 1 किलोग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए अगर 10 कैलोरी का हीट लगता है तो ऑब्वियसली इस 15 किलोग्राम को कितना लगेगा? देखो 1 किलोग्राम को 10 कैलोरी लगता है, तो 15 किलोग्राम को जरूर 150 कैलोरी तो लगेगा ही जरूर, और उस वो भी 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए लगेगा। हमको तो 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है टेम्परेचर, तो इसलिए 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए इसको जरूर मल्टीप्लाई बाय 10 अगेन, दैट मीन्स इट विल बी 1500 कैलोरी। इतना हीट हमको अरेंज करना पड़ेगा, तब जाके हम सोच सकते हैं कि इस 15 किलोग्राम बॉडी का हीट जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ सके, ठीक है। तो just as an another example, if you are asked a simple question, or let us stop here. Time is already almost 4:50, so yes, इसके ऊपर के जो क्वेश्चंस है तो वो थोड़ा सा हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो let us stop here. Thank you all of you.